नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गूंज की शुरुआत करने का वक्त हो चला है। 9 जुलाई के आदेश को लेकर 21 जुलाई को हंगामा शुरू हो गया। आदेश क्या है और क्यों हंगामा शुरू हुआ है, सब आपको डिटेल में बताएं। पूरे हंगामे की वजह है 58 साल पुराने एक फैसले को पलट देना। एक्चुअली केंद्र कार्मिक और पेंशन विभाग का एक लेटर संडे यानी कि कल रात से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र को 9 जुलाई 2024 को जारी किया गया। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा। 9 जुलाई 2024 को इस पत्र को जारी किया गया था, ये आपके सामने है, जिसमें 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी सेवकों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 3 तारीखें थी, ठीक है, 3 साल थे। एक तो था 66, 30 नवंबर, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980। इन तारीखों को कोई भी सरकारी जो सेवक है वो संघ के कार्यक्रमों में नहीं जा सकता है, ऐसा एक प्रतिबंध लागू कर दिया गया। उसे केंद्र सरकार ने हटा दिया इस साल। यानी अब केंद्र कर्मचारी आरएसएस के प्रोग्राम्स में शामिल हो पाएंगे। इस आदेश की कॉपी को ट्वीट करके सबसे पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने फैसले पर आपत्ति जताई। इस ट्वीट को फिर कोट ट्वीट करके कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, ब्यूरोक्रेसी अब निक्कर में दिखेगी। मतलब लंबा सा उनका ट्वीट है, ये आपके सामने चल रहा है, लेकिन आखिरी जो लाइन थी, नौकरशाह अब निक्कर में भी नौकरशाही आ सकती है। दूसरी तरफ संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुनिए क्या कह रहा है संघ। राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। कांग्रेस और संघ के रिश्ते जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये विरोध भी उतना ही तीखा है। लेकिन जो आदेश केंद्र सरकार की तरफ से आया है, क्या वो किसी नियमों का उल्लंघन है? केंद्र नागरिक सेवा 1964 के रूल नंबर 5 के मुताबिक कोई भी केंद्र कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है। केंद्र कर्मचारी किसी राजनीतिक संगठन से भी जुड़ नहीं सकता। केंद्र कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन को चंदा या मदद नहीं दे सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी स्थानीय या आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है, मतलब कैंडिडेचर उसका नहीं हो सकता है। कोई संगठन राजनीतिक है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार का होगा। अब मुद्दे पर आइए। केंद्र सरकार का 9 जुलाई को आया आदेश रूल 5 के मुताबिक गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। आरएसएस द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में वही संगठन रजिस्टर्ड होते हैं जो कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संस्कृति में रुचि रखते हैं, उन सेवाओं के लिए काम करते हैं। ये वो संगठन है। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति जैसी सेवाओं के लिए ये संगठन काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को सांस्कृतिक संगठन के तौर पर स्थापित करता है, यानी आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इसीलिए संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने से कोई नियम नहीं टूटने वाला है। ऐसे में एक और सवाल ये उठता है कि फिर संघ के कार्यक्रमों में जाने से सरकारी कर्मचारियों पर रोक आखिर लगी भी थी तो क्यों लगी थी? 30 नवंबर वो तारीख है, 1966 साल है, एक आदेश जारी हुआ। तत्कालीन केंद्र सरकार को संदेह था उस वक्त कि आरएसएस और
आरएसएस और जमाते इस्लामी के कार्यक्रमों में अगर सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेते हैं तो केंद्रीय नागरिक सेवा 1964 के रूल नंबर 5 का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए आरएसएस और जमाते इस्लामी के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक दल था। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में इस संगठन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, इसीलिए इस संगठन पर कार्रवाई की बात समझ में आ जाती है। लेकिन संघ पर ऐसा कोई आरोप नहीं और ना उस वक्त था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 नवंबर 1966 के पहली बार जब यह आदेश जारी किया गया तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 25 जुलाई 1970 को दूसरी बार जब ऐसा ही आदेश आया तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। और तीसरी बार जब 28 अक्टूबर 1980 को यह आदेश आया तब भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। देश में अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी को ही आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने से ऐतराज था। इन आदेशों को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि और किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का ऐतराज नहीं जताया, ऐसा उससे पहले नहीं हुआ। और इसीलिए आज इस मसले पर बहस करना बहुत जरूरी है कि दिक्कत क्या है। भाई, एक ने बैन लगाया, कानून और नियम को देखते हुए उसी बैन को हटा दिया गया 58 साल बाद। लेकिन अब सवाल ये कि 58 साल लगे क्यों? चलिए शुरू करते हैं गूंज। खास मेहमानों का पैनल इंतजार कर रहा है अपनी दलीलों के लिए। और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर 3 बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। आपको हर्षवर्धन जी नजर आ रहे हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त रागी साहब भी है, संघ को बहुत अच्छे से समझते हैं, संघ की सारी बातों को बेधड़क तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर चर्चाओं में रखते हैं। और पंकज जी भी आपको नजर आ रहे हैं। पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो भी जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें बहुत मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और फिर बता दूं आपको, AIMIM के असीम वकार साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता KK शर्मा भी हमारे साथ होंगे और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया भी। ये तीनों राजनीतिक चेहरे हैं, इनके पास हम बहस के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत ये जो 3 प्रबुद्ध जन आपको नजर आ रहे हैं उनसे कर देना चाहती हूँ। पंकज जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ इस सवाल का जवाब लेते हुए कि भाई, इंदिरा गांधी ने बैन राजनीतिक वजह से अगर लगाया तो उस बैन को 58 साल बाद हटा दिया गया है। बाकी 3 चेहरे भी आपके सामने स्क्रीन पर। जी सर। ये हटा दिया गया, ठीक है। 2 संगठनों की गतिविधियों पर शिरकत में पाबंदी लगाई गई थी सरकारी कर्मचारियों की, तो आरएसएस को सूची से बाहर कर दिया। दूसरे संगठन को क्यों नहीं किया गया, इसका कारण बताना चाहिए। फिर 33 लाख सरकारी कर्मचारी केंद्र के हैं और राज्य सरकारों के करीब 2.25 करोड़ कर्मचारी अलग हैं। 14 लाख सेना के कर्मचारी अलग हैं। सब जानते हैं कि पिछले कई साल से हजारों सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में जा रहे हैं। इनमें से कितनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब संघ के स्वयंसेवक हर सरकारी विभाग में, हर संवैधानिक संस्थान में, शासन प्रशासन के हर बरामदे में कब्जा जमा चुके हैं, तो उनके शाखाओं में जाने या संघ की बाकी गतिविधियों में हिस्सा लेने से जो पाबंदी हटाई है, ठीक किया। कम से कम सबके चेहरों से नकाब तो उतरेगा जब जाके त्वया हिंदू घूमे सुखम वर्धितो हम। तो पर कौन सा नकाब? ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि नकाब पहनकर वो करना पड़ रहा है और अब नकाब जो है हट जाएगा, जग जाहिर हो जाएगा? ऐसा क्या काम है? और मेरा दूसरा सवाल है, आप कह रहे हैं दूसरे संगठन पर जो प्रतिबंध है, अरे दूसरे संगठन ने तो बाकायदा हिंदुस्तान का समर्थन करने के बजाय दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये वजह थी कि बैन किया गया। संघ पर ऐसा कौन सा आरोप है कि वो देश के विरोध काम कर रहा है? जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कई बार पाबंदी लगी।
मूल प्रश्न ये है कि क्या सेना के, पुलिस के, अर्धसैनिक बलों के जवानों और अफसरों को भी सरकारी कर्मचारी होने के नाते अब ये छूट मिलेगी कि वो संघ की गतिविधियों में हिस्सा लें? क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं है? के शर्मा जी, बात तो एक कदम आगे चलेगी। एक तो नकाब का जिक्र कर रहे हैं, दूसरा ये सेना और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके कर्मचारी भी अब शाखा अटेंड करेंगे और नकाब हट जाएगा। देखिए, जिसको रूबिका जी राष्ट्र सेवा का काम करना है वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे। संघ एक राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है, संघ एक व्यक्ति निर्माण का भी कार्य करता है। जिसको उसमें आस्था होगी, जिसको उसमें अच्छा लगेगा, निश्चित तौर से जाएगा, उसमें आपत्ति क्या है। और जहां तक कांग्रेस का है प्रश्न, तो कांग्रेस तो शुरू से ही संघ के विरोध में रही। ये तो इनकी शुरुआत ही उसी से होती है, वरना इनकी राजनीति नहीं चलती। इनकी तो राजनीति उसी से चालू होती है। और मैं ये भी कहने में मुझे आज कोई जो आपत्ति नहीं है कि गांधी खानदान की 5 पुश्तें बीत गई, खप गई इस देश पर, लेकिन संघ का बाल बाका नहीं कर पाए। विरोध में 5 पुश्तें लगी रही, नेहरू से लेकर आज तक। शर्मा जी, ये बताइए कि क्या सेना के, अर्धसैनिक बलों के, संसद में और पुलिस के जवानों को कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वयंसेवक 3 बार कांग्रेसी सरकारों ने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। नहीं, पर एक बात सुनिए ना, रहने दो भैया, रहने दो, हो गया प्रवचन, बंद करो। शर्मा जी, 58 साल क्यों लग गए और ये फैसला अभी क्यों लिया गया है? रुक जाए, ये फैसला अभी क्यों? बता देता हूँ, मैं बता नहीं तो आज जो कोई भी चीज आज भी शुरू हो तो अच्छी बात है ना रूबिका जी, उसमें आपत्ति क्यों कि पहले क्यों नहीं आज? मैं तो कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि संघ आपसे नाराज चल रहा है, पार्टी से नाराज चल रहा है, खुश करने के लिए। नहीं रूबिका जी, ये इस गलतफहमी से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। संघ हमारी मातृ संगठन है और कोई भी बेटा अपने माँ से नाराज नहीं हो सकता, ना माँ जो है बेटे से नाराज होती है। ये सीधा बहुत अच्छा, बहुत सात्विक संबंध है, इसलिए इस रूप में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। और रही बात, जो बात मैं पुनः कह रहा था कि 3 बार प्रतिबंध कांग्रेस ने लगाया, हाँ। और तीनों बार प्रतिबंध कांग्रेस ने नहीं हटाया, कोर्ट ने हटाया। ये तो चाहते थे कि ये संगठन समाप्त हो जाए, लेकिन इस देश की जनता नहीं चाहती, इस देश के नागरिक नहीं चाहते, और न ही कानूनी रूप से ये सारी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। इसके बाद भी संघ का बाल बाका नहीं हुआ, और ये तो भारत में ही रह गए, लेकिन संघ जो है केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ी संस्था है, और सब पूरे विश्व में अपना आप कह रहे हैं कि पूरे विश्व में वो पताका फहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ AIMIM के असीम वकार साहब भी हैं। उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष ने आपने सुना ना क्या बयान दिया है कि जो संघ का सेवक है वो कभी देश का सेवक हो ही नहीं सकता है। क्यों असीम वकार साहब? इसमें मैं हंस सकता हूँ, नहीं, इसमें ओवैसी जैसा आदमी जो कि यहाँ खड़े होके फिलिस्तीन की जो है जयकारे लगाता हो, वो जो है वो आदमी हमें सिखा रहा है राष्ट्र की बात और राष्ट्र प्रेम की बात। तो वो व्यक्ति की खुद की जो है इस देश के बताइएगा तो बोलना शुरू है, ये तो पूरे देश ने देखा उस दिन। आप ये कह रहे हैं कि आप असद ओवैसी जो कह रहे हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असद ओवैसी तो डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं। अरे ऐसे लोग सर पीट शर्मा जी, अब रुकिए, आप तो रुक जाइए ना। अब असीम वकार साहब जवाब दे देंगे। हाँ असीम वकार साहब, जो जय फिलिस्तीन कह रहा हो, फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहा हो, वो संघ पर क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, असीम वकार साहब स्क्रीन पर। बिल्कुल कुछ नहीं, संघ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जो सर्विस बुक है, जो सर्विस लॉ है, भारत का जो सर्विस लॉ है, जो संविधान है, जो कानून है, वो ये कहता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी तरह की राजनीतिक या गैर राजनीतिक किसी संस्था के साथ तब तक नहीं जुड़ सकते, तब तक उसके साथ काम नहीं कर सकते जब तक के वो सर्विस में हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाए, या वो इस्तीफा दे दें, या वो चले जाएं, सरकार से तनख्वाह लेना बंद कर दें, जो दिल चाहे करें। ये भारत का कानून है। दूसरी बात, आज मैं आपको एक
नए तरीके से नए विषय पे बात करना चाह रहा हूं। देश के जो विषय हैं उन पे बात कीजिए, जो देश से फायदा करने वाले, देश की जनता का फायदा करने वाले विषय हैं उन पे बात कीजिए। भाई आरएसएस अगर ऑफिस चले जाएंगे ये कर्मचारी तो देश का भला क्या हो जाएगा, देश को बताना पड़ेगा ना। संघ की मैं शाखा रुबिका में जी एक जाने छोटा से सवाल पूछ रहा हूँ। असीम वकार साहब, इसी सवाल को मैं रागी जी के पास लेकर जा रही हूँ। रागी जी बताइए फर्क क्या पड़ जाएगा? और वो ये कह रहे हैं, मैं बस फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं असीम वकार साहब, कोई ऐसा कानून नहीं है जो संघ को राजनीतिक संगठन बताता हो, जिसकी अभी आप दलील दे रहे हैं। संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं है। सुनिए 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 मैडम, सुनिए, बात तो सुन लीजिए। हाँ, सुनिए। अगर आरएसएस में जा सकते हैं तो जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वो जमाते इस्लामी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उससे बैन हटा जो नहीं है। मुस्लिम कर्मचारी हैं और जमाते इस्लामी का आप आरोप जमाते क्या है, इस्लामी आपको में ये कौन पता सा है ना? वो राजनीतिक संगठन है। जमीयत उलमाए हिंद में। असीम वकार अरे साहब, मैडम आप बात नहीं करने नहीं देती आते हैं, बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है। नहीं वकार साहब, आप पढ़ लिख के अरे आया सुनिए तो, कीजिए अरे ना। हम लोग तो जाहिल लोग हैं। आप सारी पढ़ाई लिख असल ही में रहा है। आपने कर ली है, मैं परिवार। वही मैं कह तो हाँ रही हूँ। सुनिए, अच्छा बोलने दीजिए। राजनीतिक सुनिए, बात तो संगठन सुनिए पहले जमाते आप। इस्लामी है, पढ़ के आओ आप पहले। सुनिए 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 सुनिए, पूरी दुनिया में जब से कैलेंडर बना, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 12 महीने का एक साल होता है। 12 महीने का एक साल, 12 महीने से ऊपर नहीं होता है। लेकिन ये जो फ्रॉड वाले लोग हैं ना, फ्रॉड जो ठगते हैं लोगों को, जिनमें सरकारें भी शामिल हैं, मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, आईएएस भी शामिल हैं, सचिव रैंक भी शामिल है, उनके हिसाब से आज दुनिया में नहीं, भारत की बता रहा हूं, 13 महीने का साल है। स्कूल के लिए 12 महीने का साल, सरकारी कर्मचारी के लिए 12 महीने का साल, हमारे लिए 12 महीने का साल, लेकिन केबल ऑपरेटर के लिए, ओटीटी के लिए, इंटरनेट वालों के लिए 13 महीने का साल। अच्छा। आपको पता कितने यूजर हैं देश में? हाँ। अरे रुकिए, सुनिए रुकिए सुनिए, ना। बात तो अरे सुनिए, मैं एक रुकिए सवाल ना, पूछ रहा असीम वकार हूँ। साहब। 707 मिलियन OTT पे चले गए ओटीटी आप। यूजर। अरे हम क्या, हम नहीं, संघ पर बहस कर रहे हैं, आप 46% OTT पर। इंटरनेट के मैं- यूजर देश में। ओटीटी नहीं, 67% अरे हाँ भाई, उस पर मैं बहस कर सुनिए, लूंगी असीम केबल साहब, के ऐसे यूजर। मत कीजिए ना। सुनिए सुनिए कि मैडम, आप ये क्या, अरे कौन सुनिए केबल मैडम, ऑपरेटर आपके घर पे आया था? 55 मिलियन हाँ ठीक है, DTH मैं के आपसे इस यूजर, मसले पर बात करूंगी ये प्लीज। 13 रागी महीने में जो साहब, पैसा जा रहा है, ये 12 महीने किसके 13 खाते में महीने जा पर रहा मैं है? बाद में आराम से डिस्कस कर लूंगी। सर मेरा टॉपिक है ना, आज मैंने उसी पर बुलाया, बाकी सब अरे क्यों कर लीजिएगा, अभी क्यों नहीं कीजिएगा? नहीं, अभी कैसे कर लूं मैं? अरे देश मैंने को आपको ठगा टॉपिक जा दिया रहा हुआ था, है। आप मना कर 140 लेते। करोड़ की आबादी को मैंने आपको लूटा जा बोलने रहा का है, मौका बात दे नहीं दिया, करेंगी। आपने सुन लिया, आपने सुनवा भी दिया। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा जो टॉपिक है उस पर डिस्कस कर लूं ना। सर संघ से क्यों बच रहे हैं आप बात करने नहीं से? क्यों, रागी आप साहब, टॉपिक नहीं, टॉपिक लाइए, टॉपिक लाइए, ये हाँ टॉपिक क्यों ले नहीं है आइए आपके सर, लिए? लेकिन अभी आपके रुबिका- हिसाब से नहीं रुबिका चलूंगा जी- मैं। अरबों खरबों रुपए रागी का जी। फ्रॉड हो रहा है देश में। ओके, रुबिका जी, अरबों हाँ, खरबों रुपए इनवाइट का कर लिया फ्रॉड ना, हो अभी रहा है। टॉपिक को इस पर ना आगे वित्त बढ़ेंगे मंत्री सर। उसमें ओके, बोल रहे हैं। रागी साहब, नहीं दूरसंचार मंत्री नहीं बोल रहे हैं, वित्त रुबिका जी, मंत्री नहीं बोल रहे हैं, रुबिका सुप्रीम जी, कोर्ट नहीं बोल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रुबिका- रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया असीम आप वकार लोग? साहब, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेंगे। आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, आपको पहले से बता दिया गया, पहले से नहीं, ये बता जाहिल आदमी जो आपकी नजर में बैठा है, जाहिल, नहीं, आप- रुबिका जी, आपकी गैर पढ़ा नजर में लिखा आप जिसको आईने के आपने सामने कहा है, बैठे, उसका मैं क्या कर सवाल सकती हूँ? मैं कुछ है, नहीं ये कर 13 सकती। महीने का साल कैसे हो ओके, गया? अब रागी जी प्लीज टॉपिक ये पर ले 28 दिन आइए, का महीना टॉपिक पर कैसे ले हो गया? आइए। इनको एक सेकंड बोलने दीजिए। रुबिका जी, हाँ, रागी जी, रूबिका जी, जमाते इस्लामी जो है वो आपके बारे में बता दूं, उनके बारे में कि दुनिया में जो टेररिज्म की आइडियोलॉजी है, चाहे वो जमाते इस्लामी पाकिस्तान हो, आपको बता दूं कि उसके पीछे जमाते इस्लामी की आइडियोलॉजी ही है। वो पैन इस्लामिज़म में भी विश्वास करता है और ये सच बात है कि पाकिस्तान के साथ वो खड़ा था आइडियोलॉजी। एक देशभक्त संगठन आरएसएस जैसा और एक देशद्रोही संगठन, दोनों के बीच में तुलना नहीं हो सकती है। एक दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक सांस्कृतिक संगठन है, वह एक व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है, राष्ट्रभक्त पैदा करने वालों की प्रयोगशाला है। उसके साथ एक फिलिस्तीन के झंडा लगाने वाले ऐसे इस्लामिक संगठन की तुलना नहीं की जा सकती है। तीसरी बात, केंद्र सरकार के वो ये अधिकार है कि वो ये डिफाइन करे कि कोई सरकारी संगठन, कोई राजनीतिक संगठन है या नहीं। राजनीतिक संगठन नहीं होते हुए भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने काउ स्लाउटर के बाद जो एक मूवमेंट पैदा हुआ था, जहां पर गाय के बारे में प्रदर्शन करने वाले साधु संतों पर
श्रीमती गांधी ने संसद के सामने गोली चलवाकर उनकी हत्याएं की थी साधु समाज की। उनको पता था कि अब ये पूरे देश में लगेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो घर घर जाएगा, लोगों को जगाएगा, इसलिए उस पर जो है वो बैन करने की कोशिश की गई थी उस समय। तीसरी बात कि ये जो बार बार कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्वाइन करने, जिसकी इच्छा होगी राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला में जो आना चाहेगा वो आएगा। जो देश विरोध के लिए खड़ा है वो तो हम जानते हैं कि कौन सी ताकतें इस देश में देश विरोध के लिए खड़ी हैं। रागी जी, किसी से मालूम है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? मुद्दे को आगे ले जा रही हूँ। अनुराग भदौरिया भी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी। अनुराग भदौरिया, ये डीमोनाइज करना, इस संगठन को दानव जैसा बताना, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वजह है कि आप लोग संघ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं? द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पन्ना लेकर मैं बैठी हूँ, जिसमें बकायदा आरएसएस हैज अ हिस्टोरिक रोल टू प्ले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आरएसएस को हमेशा क्रिटिकली एनालाइज किया करते थे और क्रिटिकल थे, उनके विरोध में थे। आप देखिए रिपब्लिक डे परेड 1963 में जो हुई थी, उसके लिए इनवाइट किया था और लगभग 3000 संघ के जो वॉलंटियर्स थे वो इस परेड में शामिल होने के लिए गए थे। 65 में पाकिस्तान द्वारा जब हिंदुस्तान पर अटैक किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री ने फिर बुलाया था सरसंघ चालक को, और वो तस्वीर मेरे पास है, ये देखिए, जहां पर बकायदा वो डिस्कशन कर रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, और यहां पर संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं गोलवलकर, ये देखिए। तो क्यों डीमोनाइज करना है? क्या वजह है? पुराने लोग आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे थे, संघ से क्यों इतनी एलर्जी आप लोगों को? देखिए, संघ से हमें एलर्जी नहीं है, संघ को देश से एलर्जी है। संघ, अभी कह रहे थे संघ जो है वो माँ है और भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है, यही तो कहा। तो उनकी संतान कैसा काम कर रही है जरा बताइए तो। उनकी गांव में कौन काम करता मैं किसी के बोला नहीं, मैं देखो किसी के बीच में ऐसी डिबेट करानी है तो एक रागी साहब, एक बार उनको बात 44,000 बनवासी। रागी साहब रुकिए ना, पहले फिनिश करने दीजिए उनको ओपनिंग रिमार्क। देखिए, हमने कहा संत ऐसे उनके संतान हैं, ऐसा कानून पास करते हैं जैसे समाज के अंदर में ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करते हैं जैसे समाज के अंदर में नफरत की राजनीति हो। तो क्या माँ उनको यही सिखा के तो भेजती होगी ना कि अब समाज के अंदर नफरत की राजनीति करो, आप यहाँ पे नाम दर्शाओ, नाम लिखो। ये किसने किया? उनकी संतान जो बता रहे हैं, उनकी संतान नहीं तो किया ना। उनकी संतान ही तो चुप रहती है ना जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। ये कौन काम कर रहा है? उनकी संतान ही तो है जो लास्ट इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में 10 साल भारतीय जनता पार्टी देश पर रूल कर रही है, और 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा देश का विकास किया है? नफरत की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास किया देश के अंदर में? कब इन्होंने विकास की राजनीति की है देश के अंदर में? आप इसको चुप कराइए बदतमीज आदमी को, मैं इसके बीच में नहीं बोला। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए। भाषा की मर्यादा इसलिए होगी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, ये कहेंगे मैं प्रोफेसर है और हमारे बीच में बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप बताइए डिबेट नहीं तो करवा। जो 4 साल से 5 करने का साल से मौका जितने भी दीजिए। टेलीविजन कैसे डिबेट में आदमी सब को वही बुला बक रहे बक हो? बक ठीक है, बक बक लेकिन बक संजीव जी आता एक बार उनको कोई बात पूरी करने कोई दीजिए, मैं भी रीबटन ये का पूरा प्रोफेसर मौका दूंगी। इनसे डिबेट ये में आरएसएस कोई का चेहरा नहीं, देखो, अभी नहीं। जिनको अरे, ऐसा हो ही जिनको नहीं डिबेट सकता। करना नहीं आता वो आरएसएस अरे का चेहरा अनुराग है। भदौरिया, जिनको कई बार बोलना नहीं आता वो ऐसा, अभी आरएसएस का आज की चेहरा है। तारीख में संगीत रागी आप ही को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, सुन लीजिए मेरी वो बात, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप ही की ऐसे- दवाई आपको पिला रहे हैं। नहीं, मैं इनकी ऐसी- कॉपी ऐसी नहीं कर हमें सकता, बात मेरे कह मुझ में लूं। इतनी क्षमता अच्छा, नहीं है कि ठीक, मैं ठीक, इनकी ठीक, कॉपी हाँ, कर हाँ, सकूं। ठीक, मैं ठीक। तो यही कह रहा हूँ कि RSS मैं के 5 चेहरा दिन है, से इनके देखिए। साथ डिबेट में आ रहा जिनको हूँ। डिबेट करना एक नहीं ही आता बात इनसे बक कौन बक क्या बक 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 सीखेगा बक बक बताइए? बक एक ही इनसे बात। सीखने के बाद आदमी बदतमीजी सीखेगा ना। ये है चेहरा सूची आरएसएस का। अच्छा, अब देखिए, मैं आरएसएस का अब मैं चेहरा, आपसे ये बताइए ना, ये आरएसएस का चेहरा है कि नहीं है? लाल बहादुर मैं शास्त्री सुन से मेरी बात सुन लीजिए, सुन गोलवलकर जी ने लीजिए। इसी जो संस्कृति बैठक और की थी, ये इकलौते सुन लीजिए गैर ना। राजनीतिक शख्स थे वहां पर। अरे मेरी बात तो हो जाए पूरी। इसी ये नफरत संस्कृति और फैलाने गए थे संस्कार, वहां पर, मुझे ये इसी बताइए ना। संस्कृति। अरे मैं बोल लूं, आप पहले सवाल पूछ लो फिर मैं बोलूं। सवाल पूरा तो मैंने सवाल पूछ लिया है। आप जो तो कह रहे आप रख हैं कि दीजिए संघ पेपर। नफरत फैला रहा है, ये नफरत फैलाने गए थे? हाँ, अच्छा, परेड पूछ लीजिए में पूरा सवाल। हाँ। में जवाहरलाल नेहरू ने इनको नफरत फैलाने के लिए तीसरी बुलाया बात- था। तीसरी बात लाल पूछ बहादुर चुके आप, शास्त्री मुझे ने तो जवाब परेड देने में देंगे। इनको नफरत फैलाने के लिए बुलाया था। जो अच्छा, टिकट जारी ये- हुआ था इंदिरा गांधी ये 6 बार हो चुका। के दौर में, वो नफरत फैलाने के लिए हुआ 6 था। बार हो गया। अच्छा, हाँ? 6 बार सवाल हो गया। अरे एक बार जवाब तो मैं बनता है इस
इसको 600 बार बोलूंगी क्योंकि ये अरे आप तथ्य है। 6000 बार बोलिए, लेकिन हमें बुलाया तो मैं बोलने 6 के लिए ना, लाख बार आप बोलूंगी थोड़ी हम आए क्योंकि हैं। ये तथ्य है। तथ्य पर बात कीजिए ना। आपका सुनने के लिए हम थोड़ी आए हैं, हमें भी तो अरे अपनी तो बात कहनी आपके है। झूठ को तो थोड़ी आप हमें परोसने हटा के के लिए मैं यहाँ सुनाइए। पर बैठी हूँ। आप मैं आप आपको सुनाइए, फिर मैं हम लोग को आपको क्यों मैं बुलाया है? फैक्ट्स बताइए ना, आप इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं तो फैक्ट्स आप बता रही रखिए हूँ ना, फिर आपको। तो बताएं। अच्छा ठीक हो गया, तो अब मैं फैक्ट्स बोलूं। बताइए आप। अब मैं सुने, वही भारतीय जनता पार्टी, ये यही तो देखिए इंडिया गठबंधन की आदत है। हम सबको बुला के बात करते हैं, बैठते हैं, हम भाईचारे पे अरे भाई विश्वास रखते हैं। एक बात बताओ, हम भारतीय जनता आरएसएस पार्टी के आरएसएस थोड़ी कब आया? नफरत की राजनीति करते आरएसएस हैं। कब आया, किसी इसके को बारे में जरा किसी के बताओ साथ तो। बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ बैठना नहीं है, आरएसएस के सिर्फ बारे में क्या नफरत की पढ़े आग हुए हो? होना कौन है। सी किताब विश्व पढ़े के हुए हो? समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करना है। कौन सी किताब नफरत पढ़े हो के अलावा आरएसएस के बारे करना में? ही है। आप एक बताइए, किताब का जो नाम बताओ। इन्होंने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश ऐसे ही इन्होंने बक जिस बक तक आदेश बक जारी करके किया बोलने था लगे कि टेलीविजन नाम पे। लगाइए, नाम को किसने रद्द किया? भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च न्यायालय ने। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है ना। संतान गलत काम कर रही है तो मां ने सिखा के भेजा होगा ना, गलत काम करने के लिए जाओ, नफरत की राजनीति समाज के अंदर फैलाओ। अनुराग ये भदौरिया, बात मानेंगे, आरएसएस बताइए, पर मैं 2 पहले पुस्तक का नाम कभी भी बताओ। भारतीय कुछ जनता पढ़े हो पार्टी ने आरएसएस समाज पे? को तोड़ने की राजनीति की है तो बताइए, मैं आप पूछना चाहता हूँ, कब आपने राजनीति की? संगीत रागी, आप ही नफरत की राजनीति करते हो। आप जैसा अगर चेहरा शंका है तो हम आपको नकारते अरे हैं। मैं कोई आप नफरत की के अलावा राजनीति बात नहीं क्या करता हूँ, करते हो? तुम आप बताइए, बिना कब पढ़े विकास की लिखे राजनीति बोलते हो। करते हो? आप 2 जब भी किताब आते हो का हिंदू नाम बता मुसलमान दो। के अलावा बात नहीं राष्ट्रीय करते हो। स्वयंसेवक जाति धर्म संघ के पे अलावा 2 बात नहीं पुस्तक का करते नाम हो। बता कब दो। आप जोड़ने की बात करते 2 हो? टीवी पुस्तक का डिबेट में नाम आके बता नफरत रहा हूँ। फैलाने एक की बात चलो करते एक ही हो। आपका पुस्तक का नाम ही नाम हो गया बताओ। नफरती संगीत रागी। एक पुस्तक नाम ही का आपका नाम नफरती बताओ। संगीत रागी है। तो अगर ऐसी एक आरएसएस है, आप पुस्तक का जैसे नाम चेहरे वाली बताओ। आरएसएस है, तो ये हिंदुस्तान को ऐसी हरा आरएसएस की कुर्ता जरूरत पहन नहीं है ना। करके रोज ऐसी रोज आरएसएस जो की जरूरत नहीं एक है ही चीज कि पढ़ते रहते नफरती हो, संगीत रागी टीवी एक ही चैनल में चीज आएगा, पढ़ते रहते हो। जनता की, किसान बताओ की बात नहीं आरएसएस करेगा, पर एक युवाओं की पुस्तक का बात नाम नहीं बताओ। करेगा, छात्र की एक बात नहीं पुस्तक का नाम करेगा, बताओ। महिला समस्या की बात नहीं करेगा, नफरत की आग बोने आएगा। अच्छा, वो नफरत पूछ की आग रहे बोने संघ की आओगे कोई एक तो आप किताब कैसे- बता दीजिए, एक किताब बता दीजिए। राष्ट्रीय ये स्वयंसेवक सुनिए, संघ पे लिखी हुई सुनिए। एक पुस्तक का नाम सुनिए। बताओ। गलत सही अरे, सब RSS अपोज एक पुस्तक का में नाम बताओ, सपोर्ट में गूगल कोई सर्च एक मत किताब करना। बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आरएसएस सुनिए, आरएसएस एक एक चीज ऐसी का नाम बताओ। विचारधारा है, सुने मेरी बात, हाँ। आरएसएस एक ऐसी अरे विचारधारा कैसी है विचारधारा जो है? कौन सी हिंदुस्तान पुस्तक पढ़े के हो? अंदर में सिर्फ और सिर्फ कौन सी पुस्तक नफरत पढ़े की हो? मैं राजनीति पूछ को रहा हूँ भारतीय तुमसे। जनता पार्टी के माध्यम से पैदा एक करती है। पुस्तक का नाम अगर बताओ भारतीय तुम। जनता पार्टी आरएसएस एक की पुस्तक किताब का नाम है, बताओ। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की किताब है तो समझ लो कितनी नफरत की बात करती होगी। भाई नहीं, भारतीय पर जनता एक पार्टी किताब सारा का दिन नाम तो बता नफरत दीजिए की ना, राजनीति जैसे करती है। पंकज जी बता देंगे, पंकज जी यहाँ बैठे हैं ना, वो ऐसी 7 किताबें बता देंगे जो उन्होंने पढ़ी होगी संघ पर, और उसके बाद एक फैसला अरे लिया भाई, मैं होगा संघ को कि क्यों संघ पढ़ूं? का सपोर्ट करना है अरे कि नहीं संघ- करना। अरे भाई सुनिए, संघ को क्यों आप पढ़ूं? किसी कौन है संघ? विरोध क्या है करने संघ? के लिए जानना तो क्या है जरूरी है संघ? ना, बताइए ना। क्या ऐसे उसकी हवा में विचारधारा पतंग को अच्छी उड़ाएंगे? तरह जानते हैं। विरोध क्या करने संघ के लिए है? जानेंगे कि गोलवलकर नहीं जी के क्या जानेंगे? विचार थे? बताइए ना, गोलवलकर जी ने क्या, इनके क्या विचार थे? संघ के विचार कौन नहीं जानता है? संघ के विचार नफरत के अलावा नहीं संघ तो के- लाल संघ के बहादुर सिखा के शास्त्री भारतीय- कहाँ पढ़ा? नहीं, सुनिए, गोलवलकर के नहीं, ऐसे विचार थे कि लाल गोलवलकर बहादुर जी कौन शास्त्री सी ने पुस्तक उनको पढ़े हो बुलाया तुम? बैठक के लिए। यही तो बात, गोलवलकर जी यही की तो कौन बात सी है। अच्छा, पुस्तक पढ़े हो? गोलवलकर के विचार कौन सी बताइए मुझे, पुस्तक चलिए पढ़े हो? चलिए गोलवलकर के विचार बताइए मुझे। अरे हम यहाँ पे नॉलेज बताने नहीं आए, सुनिए, गोलवलकर आप के विचार एजेंडा मत बताइए चलाइए, मुझे, एजेंडा क्या मत विचार चलाइए, है एजेंडा गोलवलकर चलाइए। का? अब एजेंडा मैं सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र के अरे तिरंगे का बताइए सम्मान ना आप करने मुझे, वाले थे। गोलवलकर का आज विचार इसको बताइए धोबिया कोई। पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। बोलने दीजिए, रूबिका जी, आज इसको धोबिया पाठ पटक पटक करके आज इसको सुधारना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बिना पढ़े हुए आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कहा था कि नहीं नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, याद है आपको? ये वही संघ है ना, वही विचारधारा से आ रहा है ना, ये कहाँ- विचारधारा कहाँ ने लिखा जो हुआ है? करने का बताओ विरोध जरा किया था, सा। जो कहाँ लोगों लिखा ने हुआ है? अपने कहाँ पढ़े हो कि 1942 में भारत क्विट इंडिया मूवमेंट को नहीं सपोर्ट किया था? फहराया, वो हमें बताओ, बलिदान देने कहाँ आए। पढ़े हो? बताओ, जिनको जिन्हें 52 साल तक तिरंगे का झंडा नहीं फहराने वाले एक सेकंड, RSS अनुराग के लोग भदौरिया आज जी, मैं आपको हिंदुस्तान में टाइम दे राष्ट्रवाद देती का हूँ, ज्ञान ऐसा अरे है। भाई ये भी गलत है, तुम मैं तथ्यात्मक आपको तौर पे टाइम दे गलत देती है। हूँ, गूगल तो आपके पास ही है, 4 किताब के नाम नहीं, वहीं मेरी पढ़ के बात बता सुन देना, इतना तो मैं दोस्ती के नहीं नाते पढ़ कर रहा हूँ, सकती हूँ मैं कि वक्त दे दूं RSS आपको। क्यों पढ़ूंगा? पर्चा लीक कर दिया, आप टाइम भी दे देती हूँ। हर्षवर्धन जी, ये संघ को लेकर जो मन में नफरत है, उसमें पन्ना किसी ने एक नहीं पढ़ा होता है, शख्स के बारे में किसी ने कुछ ना पता किया होता है, लेकिन बताते ऐसे जैसे बाप रे, संघ का कोई एक शख्स शाखा लगाएगा और बम विस्फोट हो जाएगा।
जाएगा। हर्षवर्धन जी, मैं ब्रेक लूं उससे पहले। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि इस बात को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं छोड़ता हूं, उसके बाद मैं इस पर बात करूंगा। अगर हत्यारे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या नहीं की होती, गांधी जी अपना जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक जीवन जीकर गए होते, सहज जो उनकी मृत्यु जो भी तय होती,
और कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती और उसी तरह से काम करती रहती तो देश की राजनीति कैसे बदलती, इस पर जरा विचार करना चाहिए जो दर्शक अभी गूंज देख रहे हैं। अब मैं आता हूं मूल प्रश्न पर। एक तो पहली बात यह कि सरकार ने कोई एहसान नहीं कर दिया है, ये काम तो सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, 10 साल लग गए, कोई वजह नहीं थी। और मैं कहता हूं किताब वगैरह छोड़िए ना, लोग दूसरे संगठनों से तुलना करते हैं जिनकी आतंकवादी गतिविधियों में, जिनकी देशद्रोही गतिविधियों में, जिनकी जहर वाली गतिविधियों में, जिनकी अपनी निजी सेना बनती है, जाने क्या क्या करते हैं, उनसे तुलना करते हैं। आपको तो यहाँ कुछ करना ही नहीं रुका जी। अपने मोहल्ले के नजदीकी पार्क में चले जाइए, अपने गांव के जो नजदीकी खुला स्थान हो वहां चले जाइए। कोई न बाउंड्री है, न कोई रोक है, न कोई अलग से मटेरियल है, न कोई पैम्पलेट अलग से है, वहां एक भगवा ध्वज लहराता दिखेगा। वहां भारत के राष्ट्र नायकों की चर्चा होगी, एक व्यक्ति को कैसे निर्मित करके राष्ट्र निर्माण में भूमिका करनी, ये करना है। आप कहते हैं राष्ट्र निर्माण, संघ कहता है राष्ट्र निर्माण, बीजेपी कह रही है राष्ट्र निर्माण, लेकिन यहाँ 3 चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्र का नुकसान। और इसी पर आज बहस हो रही है कि एक प्रूफ दे दीजिए ना कि राष्ट्र का नुकसान संघ ने किया हो। मैं डिबेट खत्म कर दूंगी यहाँ पर और ब्रेक ले रही हूँ। आपको मैं इतना मौका भी देती हूँ, असीम वकार साहब, आपको भी वो केबल वाले भैया से कहिए बाद में आ जाए आपसे बात करने, और आपको भी पंकज जी, आप तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, और अनुराग भदौरिया गूगल कर लीजिए। एक विचार जो राष्ट्र के परे हो या विरोध हो, तो वो कौन से सबूत हैं जो ये कहते हैं कि आरएसएस नफरत की राजनीति करता है। इसी को आगे ले जा रही हूं क्योंकि मामला देखिए अब क्लियर हो गया है कि सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, अगर वो चाहें तो वो संघ के कार्यक्रमों को अटेंड कर सकते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। के शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी हमारे साथ हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहाँ पर, रागी जी और वकार साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आप दोनों का भी रुख करूंगी, लेकिन पंकज जी, क्यों एलर्जी है संघ से? संघ से एलर्जी का सवाल नहीं है रूबिका जी। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई क्यों थी। हुई इस आधार पर थी कि अलग अलग समुदायों में भेदभाव रहे। केशव बलिराम हेडगेवार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, वो तो कांग्रेस में थे। 1919 में अमृतसर अधिवेशन के मंच पे थे। फिर बाद में जब एनएस हार्डिकर ने 1923 में हिंदुस्तानी सेवा दल बनाया, जो अब कांग्रेस सेवा दल है, कांग्रेस सेवा दल में थे हेडगेवार। क्यों अलग होके उन्होंने 2 साल बाद 1923 में कांग्रेस सेवा दल बना, 1925 में क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? इसलिए की थी कि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की सर्वसमावेशी राजनीति से मेरा मन नहीं मिलता है। मैं हिंदुत्ववादी राजनीति करना चाहता हूं, मैं हिंदू शक्ति को संगठित करने की राजनीति करना चाहता हूं। ठीक है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। इसलिए 1925 में दशहरे के दिन जब स्थापना हुई, तब तो नाम भी नहीं रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। 1 साल बाद अप्रैल 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम रखा है। आपकी इन दो बातों पर 2 लोग जो हैं वो अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं, जवाब देना चाहते हैं। पहले मैं हर्षवर्धन जी आपका रुख करती हूँ और उसके बाद रागी जी आपका। तीनों स्क्रीन पर रहेंगे तब तक। हर्षवर्धन जी। ठीक है रूबिका जी। हाँ, पंकज जी आप ही की बात का काउंटर या शायद वो आपका समर्थन करें, जो भी है। हाँ हर्षवर्धन। देखिए पंकज जी पुराने पत्रकार रहे, अब तो खैर वो विशुद्ध कांग्रेस में है, वो तो शायद कमलनाथ जी की सरकार में कुछ भूमिका में भी थे, अब शायद फिर से इधर आ गए होंगे। पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ लिख के थोड़ा सा गोल कर दिया। शब्द उन्होंने क्या चुना? जो शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी, अगर कभी आप किसी कांग्रेस नेता के मुंह से, मैं चुनौती दे रहा हूं, एक भी ऐसा कोई सर्वसमावेशी शब्द संघ के स्वयंसेवक के अलावा, हमको तो लग रहा पंकज जी भी कभी शाखा गए हैं, ये भी संघ ही रहे हैं। दरअसल हेडगेवार जी ने क्या कहा था? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो 1930 के जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए, जो अंग्रेज सरकार से लड़ रहे थे, जो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये हमारा देश तो गुलामी से आजाद हो जाएगा, लेकिन ये जो कांग्रेस की स्थिति है ये एक दिशा में जा रही, सरकार बना लेंगे, सरकार चला लेंगे, अंग्रेजों से अंग्रेज वो गए, दूसरे अंग्रेज।
व्यक्ति निर्माण कौन करेगा? और पाकिस्तान बटा, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान जिस तरह से लड़ रहे थे और उनका ये कहना था कि अगर हम आने वाले समय के लिए, अपने देश के लिए, भविष्य के लिए लोग नहीं तैयार करेंगे, इसलिए हम राजनीति में नहीं जाएंगे। वो राजनीति में नहीं गए। जो कहा हेडगेवार जी ने, आज वो वटवृक्ष दिख रहा है और पंकज जी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए शब्दों को तोड़ मरोड़। पंकज जी आरोप ये लग रहा है, लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया कांग्रेस ने, तो ये बताइए कि हेडगेवार जी ने अपने को उस नारे से अलग किया या नहीं? उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को पूर्ण स्वराज के साथ हमेशा संघ रहा, कभी नहीं कि तिरंगा न लहराए। पूर्ण स्वराज के साथ संघ हमेशा रहा। ये बिल्कुल गलत तथ्य है। 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया कांग्रेस ने, 26 जनवरी 1930 को। तो हेडगेवार जी ने स्वयंसेवकों से कहा कि तिरंगा न लहराएं। ओके सर, मैं चाहती हूँ पंकज जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग जी, असीम वकार जी, के शर्मा जी और रागी जी, आप सबसे गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। ये जो तिरंगे वाला, ये जो तिरंगा, क्या आप लोग तिरंगा नहीं फहराते? रागी जी, मैं चाहती हूँ संक्षेप में अपनी बातें रख लीजिए, क्योंकि अब हम सेकंड फेज में आ चुके हैं बातचीत के, इसलिए मैं चाहती हूँ कम शब्दों में जल्दी जल्दी ये जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब। रागी जी 30 सेकंड सर। रूबिका जी, पहली बात तो कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिससे हेडगेवार जी बहुत अपने आप को अलग करना चाहते थे। आपको याद होगा कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता साथ नहीं गांधी जी के जाना चाहता था, लेकिन गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इतने ज़्यादा उतावले थे कि किसी भी बड़े नेता को साथ नहीं लेना पसंद किया। लेकिन और उन्हीं अली ब्रदर्स ने कहा बाद में जाकर के कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बेहतर इंसान है। ये तो एक बड़ी भूमिका थी। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, उसका मूल हिंदू है। हिंदू का मतलब ही होता है सर्वसमावेशी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता है। ओके। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जिसके बारे में विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने ये कहा है, ये दो धर्म ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों को अपना दुश्मन मानते हैं। हाँ। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी को अपने में समाहित करने से मना नहीं किया है। दूसरी बात, एक मिनट आपत्ति करने दीजिए, करने दीजिए, बस एक दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ, 2-3 चीजें बस, 10 सेकंड मुझे समय दीजिए, 10 सेकंड मुझे समय दीजिए, 10 सेकंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि इस देश में मतांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतांतरण इस देश के लिए खतरनाक है। गांधी भी ये कहते थे, गांधी जी भी ने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इस देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। मुसलमानों के द्वारा जो मतांतरण किया जा रहा था, उसका भी गांधी जी ने विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी उसके साथ क्यों नहीं खड़ा करती? राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करो। ये कौन सा गलत बात है? हर बार जो बात आप अभी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के लिए एक शख्स ने ये कहा था कि गिरे से गिरा मुसलमान भी महात्मा गांधी से बेहतर है, तो वो सोचते होंगे वो बात, लेकिन इस देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी और बहुत लोग जो हैं उनका आदर करते हैं। नहीं, मैंने तो कहा सिर्फ इतना जिक्र किया, मैंने बिल्कुल मैंने तो इतना कोट किया है। मैंने कहा कि ये मुस्लिम परस्ती के कारण एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ऑलराइट सर, मेरे पास वक्त की कमी है। के शर्मा जी देखिए, मैं बहुत इतिहास की बात तो बहुत हो गई, लेकिन मैं केवल 2 छोटी तुलना बताता हूँ रूबिका जी। अभी पंकज जी ने कहा कि सेवा दल का गठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहले हुआ। आज सेवा दल कहाँ है? सेवा दल सिर्फ वहां दिखता है कांग्रेस ऑफिस में, जिस दिन एक झंडा फहरता है उस दिन एक टोपी लगा के व्यक्ति जो है ये बहस लंबी जाएगी। मेरे पास वक्त की कमी है, इसीलिए मैं आप सभी का अभी से शुक्रिया कर रही हूँ। मेरे ख्याल से इसको एक स्टेप और आगे ले जाकर डिस्कशन करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।